Welcome to my YouTube channel This Tutorial. Today I am going to start a new topic which is more useful for all competitive examination. UPSC हो या UPPSC हो, कोई भी स्टेट लेवल की एग्जामिनेशन हो, चाहे सब इंस्पेक्टर हो या SSC से रिलेटेड हो या NDA, सभी के लिए बड़ा यूजफुल है। इसमें बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेट अस स्टार्ट विद व्हाट इज लाइट। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी उपस्थिति द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं, राइट। तो अब प्रश्न उठता है, ये प्रकाश ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? वैसे तो प्रकाश के मिलने के डिफरेंट अलग अलग सोर्स हैं। कैंडल द्वारा हम प्रकाश प्राप्त करते हैं। कैंडल में रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है। लेकिन जो प्रकाश हम मिलनी प्राप्त करते हैं वो सन द्वारा प्राप्त करता है। सन में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सन में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन की अवक्रिया होती है, यानी उसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? जब दो छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। सूर्य में हाइड्रोजन बहुत ज्यादा होता है, तो इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन एटम मिलके हीलियम नाभिक बनाते हैं और एनर्जी रिलीज होती है, राइट। तो एक क्वेश्चन सीधा सा आ जाता है एग्जाम में कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा होता है, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। प्रकाश के बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है? प्रकाश सदैव सरल रेखा में गमन करता है, राइट। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 3 प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो। तो अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, अगर निर्वात में वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो तो दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? तो इसके लिए क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको क्या कहते हैं? अपवर्तनांक, दैट इज इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल या वेग डिवाइड बाई जिस माध्यम की हम बात करें, जिस माध्यम में निकालना होता है उसमें माध्यम में प्रकाश की चाल, राइट। अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। हमें उस माध्यम प्रकाश की चाल कैलकुलेट करनी है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक 1.5 है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले में हम वैल्यू रखेंगे। देखो क्या आता है, 1.5 दैट इज इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक। माध्यम में प्रकाश, यहाँ से माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? माध्यम में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 1.5। तो इसको कट करोगे तो क्या इतना आ जाएगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। तो सिंपल से आते हैं। कभी कभी एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश की चाल क्या होती, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। एग्जाम में ये लिख देगा ऑप्शन 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ माइल्स पर सेकेंड। तो जनरली और लिख देगा थर्ड ऑप्शन। तो जनरली क्या है, लोग याद रखते हैं 3 × 10⁸, लेकिन यूनिट भूल जाते हैं। तो यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो ऊपर वाले में देखो, इसमें करोगे 1000 से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा? मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। क्योंकि काफी लोग गलत कर देते इसलिए बता दिया, राइट। नाउ प्रकाश वस्तुओं को देखने में सहायक होता है, राइट। अब इम्पोर्टेंट क्या है? किसी वस्तु का रंग परावर्तित क्रिया पर निर्भर करता है, राइट। अगर कोई वस्तु हम देख रहे हों, ये मान लो कोई वस्तु है, इस पर कोई प्रकाश की किरण ये आ रही है और ये रिफ्लेक्टेड रेज है, राइट। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। तो इस वस्तु का रंग हमें डिपेंड करेगा ये वस्तु किस रंग को रिफ्लेक्ट कर रही है, राइट। अगर ये वस्तु सारे रंग को परावर्तित कर रही है, ये सारे रंग के रंग को परावर्तित कर देंगे तो कैसी हमें वस्तु दिखाई पड़ेगी? ये वाली व्हाइट दिखाई पड़ेगी, सफेद दिखाई पड़ेगी। और यदि ये कोई भी रंग परावर्तित ना करे, यानी सभी को अवशोषित कर ले, राइट, तो कैसी दिखाई पड़ेगी? ब्लैक दिखाई पड़ेगी, काली दिखाई पड़ेगी, राइट। सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहा जाता है, जो 7 रंगों का मिश्रण होता है, राइट। 7 रंगों से मिलकर बना हो, ठीक है। तो अगर एग्जाम में अगर पूछा जाए आपसे पत्तियों का रंग हरा क्यों दिखाई पड़ता है, तो क्या होता है? पत्तियों पर जब प्रकाश पड़ता है तो बाकी बाद वो सब पूरा, ये कोई लीफ है तो इस पर 7 कलर पड़े। व्हाइट लाइट में कितने कलर होते हैं? यानी सूर्य के प्रकाश में 7 कलर होते हैं।
तो 7 कलर इस पर जब पड़े तो रिफ्लेक्ट होकर कौन सा कलर सिर्फ आया? ग्रीन आया, हरा आया। बाकी कलर ये अवशोषित कर लेता है, तो इसीलिए पत्तियों का रंग हरा दिखाई पड़ता है। ये कोई व्हाइट लाइट है, ये किसी प्रिज्म में पड़ती है तो क्या होता है? डिस्पर्जन के पश्चात यानी वर्ण विक्षेपण के पश्चात ये 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। तो 7 कलर कौन कौन से होते हैं? नीचे से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसको सीधा ऐसे भी याद कर सकते हो, विब गेवर, राइट? यानी वी से वायलेट बैंगनी, इसको हिंदी में कहते हैं। इंडिगो, इसको जामुनी भी कहते हैं। बी से ब्लू, ब्लू जानते होगे नीला। जी से ग्रीन हरा। वाई से येलो पीला। ओ से ऑरेंज यानी नारंगी। आर से रेड यानी लाल, राइट? ये कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। अब एग्जाम में कभी पूछता है, जब कोई प्रकाश किसी प्रिज्म से निकलता है तो उसमें बीच वाला कलर कौन सा होता है? बीच में कौन सा होता है? ग्रीन होता है यानी हरा। अब देखो, अब ये जो रेंज है, ये विजिबल लाइट हमारा कितना होता है? ये 10 प्रकाश में आता है। 10 प्रकाश का रेंज कितना होता है? 380 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक, राइट? और 1 नैनोमीटर कितने बराबर होता है? 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। अब ये जब लाइट डिस्पर्स हुई तब इसमें देखो, यहाँ पर इसमें वेवलेंथ का क्रम क्या होता है? इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? तो अब हम यहाँ से अगर देखोगे तो ये वायलेट है, बैंगनी है, और इधर रेड है, यानी रेड मीन्स रक्त। तो इधर वाले कहा जाता है अवरक्त, राइट? और इधर वाले का बैंगनी के बाद क्या होता है? परा बैंगनी, अल्ट्रा वायलेट। तो जब हम इधर की तरफ जाते हैं और रक्त की तरफ, तो हमारा क्या हो जाता है? बढ़ता है। तो हम जब नीचे से जाते हैं ऊपर की ओर, यानी वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं, तो हमारा क्या होता है? वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य बढ़ता है, राइट? ये क्या हो गया? तरंग दैर्घ्य। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि तरंग दैर्घ्य का क्रम क्या है, या कोई प्रकाश की लाइट जा रही है तो उस पर उसकी एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट कलर दे देगा, उसमें एनर्जी का ऑर्डर पूछेगा। अब देखो, तरंग दैर्घ्य का क्रम क्या हुआ हमारा? बैंगनी से रेड की तरफ बढ़ता है, राइट? बैंगनी से रेड की तरफ बढ़ता है। तो हमारा एनर्जी का क्या क्रम होगा? एनर्जी क्या होता है? देखो, E इक्वल टू hc/λ, राइट? H क्या? प्लांक कांस्टेंट, C वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये दोनों कांस्टेंट रहती हैं। तो E इक्वल टू यहाँ से क्या होगा? E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ, यानी लैम्डा अगर ज्यादा होगा तो एनर्जी कम होगी। तो एनर्जी का जो क्रम होगा वो अपोजिट हो जाएगा, यानी कि ये एनर्जी का क्रम हो गया, राइट? तो यानी तरंग दैर्घ्य जिसकी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो रेड की सबसे कम एनर्जी होती है, राइट? अब देखो, यहाँ पर ये डिस्पर्ज हुआ, तो डिस्पर्ज के बाद कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन किसका होगा। तो सबसे कम डिफ्लेक्शन किसका हुआ? इससे रेड का होता है। और सबसे ज्यादा किसका डिफ्लेक्शन होता है? वायलेट का होता है, राइट? तो ये चीजें कुछ याद रखने वाली हैं, सो यू हैव टू रिमेम्बर। अब देखो, प्रकाश की प्रकृति क्या होती है? प्रकाश डुअल करेक्टर बिहेवियर करता है। डुअल करेक्टर का मतलब होता है दोहरा चरित्र, द्वैध, यानी कभी तरंग के फॉर्म में काम करता है और कभी पार्टिकल की, कण की तरह, राइट? अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, हमारी प्रकाश की तरंगें कैसी हैं? प्रकाश की तरंगें वैद्युत चुंबकीय तरंगें यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, और उनका नेचर होता है, प्रकृति होती है, अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ वेव क्या होती हैं? वो तरंगें जिनमें कणों के कंपन की दिशा तरंग के चलने की दिशा के परपेंडिकुलर होती है। ये हो गई हमारी कणों के कंपन की दिशा, और ये हो गई तरंग की दिशा, यानी परपेंडिकुलर होती है, राइट? तो ये प्रकाश की तरंगें हमारी अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, जिनको इंग्लिश में ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होती हैं? अनुदैर्घ्य तरंग, वो तरंगें जिनमें कणों के कंपन की दिशा तरंग के चलने की दिशा के समांतर होती है। तो इसका एग्जाम्पल अगर दें तो साउंड वेव्स, राइट? साउंड वेव्स हमारी अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं, राइट? तो इसमें तरंग सिद्धांत द्वारा रिफ्लेक्शन को समझाया जा सका, एक्सप्लेन किया जा सका, अपवर्तन को एक्सप्लेन किया जा सका, डिफ्रैक्शन को, स्कैटरिंग को और डिस्पर्जन को। लेकिन वेव थ्योरी ऑफ लाइट, कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सका। अब यहाँ पर कभी कभी आता है एग्जाम में
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसकी खोज किसने की? तो आइंस्टीन ने की थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आइंस्टीन को जनरली हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए जानते हैं, लेकिन आइंस्टीन को नोबेल प्राइज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला था, बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। नोबेल प्राइज भी इनको मिला था किसके लिए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। तो इंपॉर्टेंट है। तो ये कण जब हम प्रकाश को मानते हैं तो कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाते हैं। परावर्तन क्या होता है? परावर्तन के लिए क्या होना चाहिए? एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस का होना जरूरी है। तो इसमें क्या होता है, एक तरफ कोई सरफेस है, एक तरफ उसमें पॉलिश कर दी गई और दूसरी तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो जब इस पर कोई किरण आती है तो क्या होती है? किसी एंगल पर आएगी, ये आपतित किरण है तो ये परावर्तित होकर चली जाएगी, राइट। जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी पॉलिश युक्त पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो वह उसी माध्यम में लौट जाती हैं। इसी को हम परावर्तन कहते हैं। तो देखो इसमें क्या है, ये एंगल आई है जिसको क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। ये कोई रेज आई, आपतित किरण इसको कहा जाता है। ये क्या हुई? किरण आई और ये इस पृष्ठ से टकराई और इसके बाद ये परावर्तित होकर चली गई, तो इसको परावर्तित होने का परावर्तित किरण कहा जाता है। और ये एंगल है, इसको नॉर्मल, ये नॉर्मल हुआ तो अभिलंब कहते हैं हिंदी में, अभिलंब। तो अभिलंब से परावर्तित किरण जो कोण बनाती है वो परावर्तन कोण कहलाता है, आर, राइट, परावर्तन कोण। अब इसी पर आधारित नियम है। क्या नियम है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब सभी एक तल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, यानी एंगल आई जो उधर लिखा था वो एंगल आर के बराबर होता है। और इधर जो ये था अभिलंब, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण। ये देखो तीनों एक ही तल में है, तो यही लिखा है पहला पॉइंट, राइट। नाउ दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, दूसरा होता है गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर, दूसरा होता है अवतल दर्पण, इसको क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। तो समतल दर्पण होता है, कोई भी दर्पण होता है उसका दूसरा पृष्ठ पर एक पृष्ठ होता है चमकीला होता है जिससे हम अपने आप को या किसी का चित्र लिया जाता है, और दूसरा क्या होता है? खुरदरा कर पॉलिश होता है, राइट। पॉलिश किसका किया जाता है? सिल्वर किया जाता है। सिल्वर क्योंकि चमकीला होता है, उसके बाद HG या कॉपर का लेप लगा दिया जाता है। तो राइट, ये इंपॉर्टेंट है। अब समतल दर्पण से परावर्तन कैसे होता है? देखो ये समतल दर्पण है, इसमें एक तरफ पॉलिश है ये और दूसरी तरफ ये चमकीला पृष्ठ है, राइट। तो इसमें क्या हुआ? ये मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो देखो AB कोई एक ऑब्जेक्ट है यानी बिंब है, वस्तु है। इससे प्रकाश की किरण प्लेन मिरर पर आई AC, तो ये क्या होगी? क्योंकि ये समतल दर्पण है तो AC से टकराकर वापस जाएगी, राइट। और दूसरी किरण ये आई AO, ये टकराने के बाद ये अभिलंब हो गया इसका, देखो BO से वो टकरा के OI की तरफ निकल जाती है। और एक और किरण BO आती है, वो दोबारा फिर वापस उसी मार्ग पर चली जाती, रिफ्लेक्ट हो जाती। तो किरणों को जब हम पीछे मिलाते हैं, ये देखो CA' और इधर OA' को मिलाते हैं और ये OB' को, तो तीनों क्या हो जाता है? एक जगह जहां पर काटती है A' B' पर, वो उसका प्रतिबिंब कहलाता है, राइट। तो A' क्या हो गया? हमारा इमेज हो गया, प्रतिबिंब हो गया। अब ये प्रतिबिंब कैसा होता है उसकी बात करते हैं। ये प्रतिबिंब क्या हो गया? आभासी होता है, राइट, सीधा होता है। और दूसरा क्या है? वस्तु के बराबर होता है, राइट। तो देखो ये लिखा, समतल दर्पण से बिंब की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। दोनों परावर्तित किरणें जब पीछे बढ़ाई जाती हैं तो एक आभासी प्रतिबिंब उत्पन्न होता है, राइट। अब क्या है? एक समतल दर्पण की स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वो वस्तु रखी रहती है, ठीक है। इसको आगे देखेंगे। इधर हमारा क्या है? इस साइड में ऑब्जेक्ट है यानी बिंब, ये क्या है? मिरर है, राइट। ये मिरर है यानी दर्पण कौन सा है? समतल दर्पण है। और इधर क्या ये है? प्रतिबिंब है, राइट। ये कैसा प्रतिबिंब समतल दर्पण से बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के बराबर का होता है, राइट। तो इसमें देखो, अगर ऑब्जेक्ट ये हमारा, अगर ऑब्जेक्ट हमारा v वेलोसिटी जा रहा है किधर? दर्पण की तरफ, तो प्रतिबिंब हमारा दर्पण की तरफ कितने वेलोसिटी से लगेगा? प्रतिबिंब हमारा समतल दर्पण की तरफ
2v मीटर पर सेकंड से जाएगा, राइट। v माइनस v यानी 2v मीटर पर सेकंड, राइट। अगर ये कोई आदमी दर्पण की तरफ 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा हो तो उसकी इमेज उसको लगेगी 4 मीटर पर सेकंड से आ रही है दर्पण की तरफ, राइट। जब हम समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो हमारा राइट हैंड होता है, वो लेफ्ट हैंड का इमेज होता है, राइट। इसी प्रकार ईयर भी राइट ईयर होगा और लेफ्ट ईयर का इमेज होगा, राइट। एंड अब यहाँ पर क्या है, अगर हम किसी प्लेन मिरर से x1 दूरी पर खड़े हों तो हमारा इमेज भी कितने दूरी पर बनेगा, x1 दूरी पर, राइट। यानी हम प्लेन मिरर से अगर 10 मीटर दूर खड़े हैं तो हमारा इमेज भी 10 मीटर दूर बनेगा, राइट। अब एक और इंपॉर्टेंट है, अगर हमारी हाइट h है तो कितनी हाइट का मिरर हमें चाहिए, मिनिमम हाइट का कितना मिरर चाहिए जिससे हम अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकें। यानी व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ मिरर टू सी द होल इमेज, यानी कितनी ऊंचाई का दर्पण चाहिए जिससे हम अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकें। तो अगर हमारा हाइट h है तो h/2 हाइट का हमें प्लेन मिरर होना चाहिए, समतल दर्पण h/2 हाइट का होना चाहिए। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज इस लड़की की हाइट कितनी है, 5 फीट है, तो ये मिरर प्लेन मिरर कितने हाइट का होना चाहिए, 5/2 फीट यानी 2.5 फीट का होना चाहिए। मिनिमम हाइट प्लेन मिरर का 2.5 फीट होना चाहिए, राइट। अब देखो समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के गुण क्या होते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी होता है, दूसरा क्या है, प्रतिबिंब सीधा होता है, और समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब का आकार वही होता है जो उसका ऑब्जेक्ट का है यानी बिंब का है। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर पीछे बनेगा जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है, राइट। और समतल दर्पण से बनाया गया प्रतिबिंब पास रूप से व्युत्क्रमित होता है, यानी हम अगर राइट हैंड अपना दिखाएंगे तो उसमें लेफ्ट हैंड का इमेज आएगा, राइट। कोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण में हम धसे हुए भाग पर पॉलिश कर देते हैं और उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का काम करता है। तो इसमें ये क्या हुआ, पोल हुआ, ये क्या हुआ, मुख्य अक्ष हुआ यानी प्रिंसिपल एक्सेस, ये प्रिंसिपल एक्सेस हो गई, राइट। क्या हुई, प्रिंसिपल एक्सेस मुख्य अक्ष, और ये हो गई फोकल लेंथ, और ये क्या हो गई, कर्वेचर, राइट, वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, राइट। तो अगर ये OF है तो ये हमारा O यानी यहां से लेकर यहां तक कितना हो जाएगा, 2F हो जाएगा, राइट। C यानी OC 2F, राइट। तो ये कैसे बनता है, ये देखो क्या होता है, कोलीय कोष होता है, उससे जब हम ये काट लेते हैं और इसकी धसे हुए भाग पर पॉलिश कर देते हैं तो ये हमारा उत्तल दर्पण बन जाता है। और यहां से अगर हम काट लें और इसका उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए और ये अंदर वाला पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ करे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अवतल दर्पण, राइट। इसीलिए क्या होता है, इसका ये त्रिज्या जो होती है R यानी 2F के बराबर होती है, इसीलिए इसका 2F के बराबर त्रिज्या होती है, राइट। अब देखो इससे क्या होता है, इमेज कैसे फॉर्म होती है वो देख लो। उत्तल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है वो सदैव सीधा होता है और दर्पण के पीछे बनता है और छोटा और आभासी होता है। इसमें देखो कंडीशन बहुत सारी हैं, तो इसमें फाइनल यही हमारा रहता है, इसको पढ़ो समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, ये हमारा उत्तल दर्पण है, जब हमारे अनंत से कोई ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी से तो उससे प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है, फोकल लेंथ पे बनता है और ये छोटा होता है, राइट। और दर्पण से देखो, दर्पण का सामने इधर वाला भाग है और ये पीछे ही सब बनते हैं, जितने भी देखो यहाँ पर भी सब पीछे बनते हैं, ये भी पीछे बन रहा है। तो इसमें यही याद रखना है। इनका प्रयोग कहाँ होता है, वाहनों में साइड मिरर के रूप में होता है। क्यों मेरे साइड मिरर के रूप में होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एरिया कवर करता है पीछे का और इसमें जो इमेज होता है बहुत छोटा होता है, राइट। दूसरा, गाड़ियों और सड़कों पर लगे साइड लैंपों में, अगर दो, ये एक सड़क है, रोड है और दूसरा ये है, राइट। अगर ये दोनों ऐसे एंगल पर हैं
कि यहाँ से आने वाली गाड़ी नहीं देख सकती है और इधर से आने वाली गाड़ी नहीं देख सकती एक दूसरे को, तो यहाँ पर हम लोग एक लैंप लगा लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, इधर से कोई गाड़ी आती है इधर से, तो यहाँ पर दिखाई पड़ती है, और इधर से कोई आती है तो यहाँ पर दिखाई देती है, यानी गाड़ियों में कोलिजन बच जाता है, राइट। तो दर्पण में क्या होता है, उभरे हुए भाग में पॉलिश कर दी जाती है और धसा हुआ भाग रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करता है। तो इसमें प्रतिबिंब कैसे काम बनता है, अगर इन्फिनिटी पर वस्तु रखी है तो कहाँ सदैव बनेगा, फोकल लेंथ पर बनेगा, राइट। तो ये देखो ये बना हुआ है। अब यहाँ पर डिफरेंट पोजीशन पर प्रतिबिंब का बनना बताया गया है। तो मैं आप लोगों को एक चार्ट बना रहा हूँ, उसमें देख लीजिए तो सब चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो ये क्या है, वस्तु की स्थिति, यानी वस्तु कहाँ रखी है, यानी बिंब कहाँ रखा है, और ये प्रतिबिंब की स्थिति, राइट। अगर वस्तु इन्फिनिटी पर है तो हमारा प्रतिबिंब F पर बनेगा। अगर वस्तु 2F पर रखी है तो प्रतिबिंब भी 2F बनेगा, और अगर वस्तु हमारी F पर बनी है तो प्रतिबिंब इन्फिनिटी बनेगा। 2F का मतलब कर्वेचर, राइट। 2F यानी कर्वेचर, ये देखो जहां भी है C यानी 2F, और ये F तो है ही, राइट। तो यहां से देखो अगर वस्तु हमारी इन्फिनिटी पर बनी है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा, यहाँ पर, राइट। सभी में यहाँ पर अगर वस्तु हमारी 2F पर है तो प्रतिबिंब भी हमारा 2F बनेगा, और जितनी वस्तु की हाइट होगी उतनी ही हाइट का प्रतिबिंब बनेगा। यानी यहाँ पर जो 2F बनती है इस जगह पर हमारा प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई बराबर होगी, राइट, इस जगह। और जैसे हम इधर जाते हैं, वस्तु की स्थिति हम इधर करते जाते हैं, तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता जाता है, बड़ा बनता जाता है, राइट। और जब इसके पहले बनाते हैं, 2F से पहले वस्तु रखी होती है, यानी 2F और इन्फिनिटी के बीच कहीं भी वस्तु रखी होती है, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F और 2F के बीच में बनेगा। लेकिन किससे बने, छोटा बनेगा, 2F वाली जगह से छोटा बनेगा। यानी हम जैसे देखो यहां से समझ लो, अगर हमारी वस्तु 2F पर रखी है तो प्रतिबिंब भी 2F बनेगा और उसकी हाइट बराबर होगी। ये देखो जैसे ये केस है, यू कैन सी फ्रॉम हियर, ये 2F पर रखा है, C है ना, ये यहाँ से 2F है, तो 2F पर वस्तु रखी, कहां से हम नापते हैं, डिस्टेंस पोल से नापते हैं, यहाँ से P से। तो 2F पर अगर ये AO वस्तु रखी है तो इमेज क्या बनेगी, IB। ये अगर X है AO तो IB भी हमारी X होगी। लेकिन जैसे ही हम इधर की ओर जाते हैं, इन्फिनिटी की ओर जाते हैं, तो वैसे ही हमारे इमेज होगा वो छोटा होता चला जाएगा। ये देखो जो हमने यहाँ लिखा छोटा, राइट। और जब हम 2F से इधर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, इमेज हमारा बड़ा होता जाता है, इमेज की हाइट बड़ी होती जाती है। तो इसमें देखो क्या होता है, इसमें प्रतिबिंब देखो यहाँ पर क्या है, वास्तविक है कि उसी साइड में बन रहा है सभी में देखो वास्तविक है, तो इमेज कैसा होता है हमारा, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, राइट। और उसकी हाइट कैसी होती है, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किस जगह रखा है तो वहां लिख दोगे। अगर 2F पर रखा हुआ है तो क्या रखोगे, वास्तविक, उल्टा और बराबर। अगर 2F और सपोज दूसरी जगह पूछ दिया एग्जाम में कि वस्तु हमारी इन्फिनिटी पर रखी है, वस्तु इन्फिनिटी पर है, तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और किससे, ऑब्जेक्ट से छोटा, राइट, यानी वस्तु से छोटा बनेगा, राइट। अगर हमारे वस्तु F पर रखी है, फोकल लेंथ पर रखी है, तो क्या होगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा। अब अगर 2F और F के बीच में रखी है तो प्रतिबिंब हमारा कहां बनेगा, प्रतिबिंब हमारा बनेगा 2F और इन्फिनिटी के बीच में, वो कैसा होगा, वास्तविक, उल्टा और बड़ा, राइट। तो ऐसे ही करके निकाल सकते हैं। ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, यू कैन रिमेम्बर दिस। अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ होते हैं, एक दाढ़ी बनाने में, दूसरा नाक, कान व गला के डॉक्टरों के द्वारा यूज होता है, परावर्तक दूरदर्शी में यूज होता है, सोलर कुकर में यूज होता है। सोलर कुकर में क्यों यूज होता है, देखो सोलर कुकर में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारी रेज हैं वो इन्फिनिटी से आती है, राइट, इन्फिनिटी से आती है। आप लोगों ने पढ़ा है इन्फिनिटी से आने वाली रेज कहां पर मिलती है, F पर मिलती है, राइट। तो ये क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है, इकट्ठा कर देता है, तो उससे क्या हो जाता है, इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है, राइट। तो सोलर में हमें क्या चाहिए, इंटेंसिटी ज्यादा बने, जिससे हमें ज्यादा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो और हम खाने को जल्दी पका पाए। अब देखो प्रकाश का
अपवर्तन। अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का पथ विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। परावर्तन में हमारा क्या होता था? वो दूसरे माध्यम में नहीं जाता था। प्लेन मिरर है और ये अभिलंब है, तो इसमें क्या होता था? आपतित किरण होती है, इंसिडेंट रे, और ये परावर्तित होकर निकल जाती थी, राइट। तो इसमें माध्यम क्या था? यही माध्यम, एक ही माध्यम है पूरा, इसके ऊपर वाला ही। लेकिन अपवर्तन में क्या होता है? प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, राइट। ये हमारा मान लो क्या है? ग्लास है, राइट। तो ये क्या है? अभिलंब है। ये क्या हुई? प्रकाश की किरण आई एंगल पर, एंगल सदैव अभिलंब से नापा जाता है, राइट। तो क्या होगी? ये डिपेंड करेगा हमारा कौन सा माध्यम है, राइट। अगर ये विरल है और ये सघन है दूसरा माध्यम, तो अगर विरल से आएगी सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, राइट। अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, यानी जो एंगल आर होगा वो आई से छोटा हो जाएगा। इसको याद रखने का तरीका ये है कि विरल में क्या होगा? अणु बहुत दूर दूर होंगे, राइट। विरल का मतलब क्या? दूर होना। तो ये एंगल क्या होगा? बड़ा होगा। सघन मतलब पास पास होना, तो पास होने के लिए क्या होगा? ये एंगल कम हो जाएगा, राइट। ये याद रखो। तो आई को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट, और आर को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी अपवर्तन कोण, ये आपतन कोण। देखो अपवर्तन के नियम क्या है? एक स्नेल का नियम कहा जाता है। तो अभी मैं पीछे बता चुका हूं आपको। ये कोई एक, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये अभिलंब है, ये कोई एक आपतित किरण आई, राइट। ये विरल माध्यम है ऊपर वाला, नीचे वाला सघन माध्यम। आई एंगल पर कोई रेज इंसिडेंट हुई तो सघन माध्यम में आई जाएगी, क्या हो जाएगा? अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, राइट। ये कौन सी होगी? अपवर्तित किरण, राइट। तो इसमें क्या होता है? अगर विरल माध्यम मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक μ1 है और दूसरा सघन माध्यम μ2 है, तो स्नेल लॉ कहता है μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R, राइट। इसी को हम स्नेल लॉ कहते हैं। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल कर लें। अगर मान लो ये हमारा माध्यम है पहला, जिसमें एयर है, यानी क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। इसमें से कोई प्रकाश की किरण आती है और वो μ2 यानी 1.5 में चली जाती। ग्लास किसका होता है? ये अपवर्तन ग्लास का होता है। तो क्या होगा? सघन हो गया। देखो ये 1.5 ज्यादा हो गया, यानी ऐसे अगर अपवर्तनांक दिए हुए हैं तो जिसका अपवर्तनांक ज्यादा है वो सघन हो गया, जिसका कम है वो विरल हो गया। तो ये सघन माध्यम में रेज प्रवेश कर रही है, तो अपवर्तित होने के पश्चात ये क्या हो जाएगा? अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, राइट। ये अगर एंगल 30 है तो अगर हमें पूछा जाए ये एंगल कितना होगा, यानी आर कितना होगा, राइट। तो क्या लगाओगे? μ1 की जगह 1 इंटू साइन 30 इक्वल टू μ2 यानी 1.5 साइन आर, राइट। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, दैट इज इक्वल टू 1.5 इंटू साइन आर। तो यहाँ से साइन आर क्या हो जाएगा? 1 कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ से आर कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/3। तो आर की वैल्यू ये हो जाएगी, कम हो जाएगा एंगल, राइट। एग्जाम्पल्स क्या है? जब कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कांच की ग्लास में अगर सिक्का कोई गिर जाता है, यानी उसकी जो तली में ना दिखाई देकर हमें कुछ ऊपर दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। देखो अगर ये वाटर ना होता तो हमारा क्या होता? हमारी प्रकाश, वाटर ना होता तो क्या हो जाता? ऐसे सीधे निकल जाती, राइट। अभी क्या हो गया? वाटर के कारण क्या हुआ? ये हमारी रेज, क्योंकि ये सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट गई, राइट। अभिलंब से दूर हटेगी। ये सघन माध्यम है नीचे, क्योंकि वाटर है, ऊपर हमारा एयर है विरल, तो हमारी रेज को जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन क्या हो गया? ये सघन से विरल में जा रही, तो क्या हो जाएगा? अभिलंब से दूर हट जाएगी, यानी इधर चली गई। तो हम अगर इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो हमें लगेगा कि हमारा सिक्का ऊपर पड़ा हुआ है। तो सिक्के का ऊपर दिखाई पड़ना ये अपवर्तन के कारण है। अगर और ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्योंकि हमारे प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो वह अभिलंब से दूर हटेगी, जिसके कारण हमें लगेगा कि सिक्का ऊपर है, राइट। दूसरा देखो ये है, फिश अगर पकड़ रहे हो तो उसमें आपको बहुत ज्यादा सटीक निशाना चाहिए, क्योंकि आप दूर से देखोगे कि हमारी फिश कहाँ पर है? ये है, लेकिन एक्चुअल में कहाँ होती है? नीचे होती है। तो आपको उसी हिसाब से निशाना लगाना चाहिए। जैसे एसएससी की एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि अगर एस्किमो
एस्किमो कैसे मारता है, एस्किमो के कुछ ठंडे प्रदेशों में होते हैं तो वहां फिश मारने के लिए क्या होता है, उनके पास भाला होता है और वो ज्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं, तो वहां बर्फ बहुत ज्यादा होती है तो बर्फ को काट लेते हैं। तो उसके बाद नीचे वाटर होता है, तो क्या देखते हैं कोई फिश आई तो फिश पर क्या मारते हैं, फेंक के भाला मारते हैं। तो इस हिसाब से मारते हैं कि वह एक्चुअल पोजीशन में जाए। तो आल्दो वो साइंस नहीं पढ़े होते लेकिन उन्हें मालूम है कि हम कहां पर भाला मारेंगे तो उन्हें फिश मिल जाएगी। तो इसमें एग्जाम में था कि अगर एस्किमो कहां पर भाला मारे तो एपरेंट डेप्थ में मारेगा तो कहां लगेगी, ये देखो यहां पर लगेगी, तो उसे जो दिखाई पड़ रही है उससे नीचे मारना पड़ेगा, राइट, तब उसे फिश मिलेगी, नहीं तो वो चली जाएगी। अब देखो आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े होंगे कि अगर द्रव में कोई छड़ पड़ी हुई है तो टेढ़ी दिखाई पड़ती है। टेढ़ी क्यों दिखाई पड़ती है, अगेन ये अपवर्तन के कारण, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। सूर्योदय के कुछ समय पहले और कुछ समय के बाद तक सूर्य क्षितिज के नीचे होने पर भी हमें दिखाई देता है, राइट। तो ये एग्जाम्पल याद रखो जब हम क्वेश्चन इसके सॉल्व कराएंगे आईएएस या पीसीएस और या दूसरे एग्जामिनेशन के, तब उसमें हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों ऐसा होता है, राइट। तो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी परावर्तन और अपवर्तन हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हम लोग डिस्पर्जन, स्कैटरिंग। तो आप लोगों को अगर वीडियो हमारा पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें।